क्लास 8 साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर, जिसमें आज हम फोर्स वाला पार्ट देखेंगे लेक्चर नंबर 1 में। हे लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा। अगर इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे मैंने 8 स्टैंडर्ड का एक बार तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा था, बट फिर से अगर आप देखोगे तो मैंने 7th 8th की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं एक एक चैप्टर बहुत डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूं। लर्नर्स, हमारे चैनल पे आपको 9, 10, 7th, 8th, 11th, 12th सभी के कंटेंट मिल जाएंगे साइंस से रिलेटेड और बाकी सब्जेक्ट के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, और अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार लाइक करके अपने अटेंडेंस लगा दो। बाय द वे, ये लेक्चर नंबर 1 है, इसी तरीके से एक लेक्चर नंबर 2 भी आएगा जिसमें हम प्रेशर वाला पार्ट देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये जो चैप्टर है आपका, ये कुल मिला के 8 से 9 पन्नों का चैप्टर है। इसमें आप 3 चीजें पढ़ते हो। सबसे पहले, जैसे कि आपको दिख रहा है, आप बेसिकली यहां पे पढ़ते हो रिलेटेड टू फोर्स की फोर्स क्या होता है। सेकेंड चीज जो आप पढ़ते हो वो रिलेटेड टू प्रेशर पढ़ते हो। तो अगर तुम यहां पे आ जाओगे इस चैप्टर में, तो यहां पे तुमको प्रेशर वाली पार्ट देखने को मिलेगा यहां से। इसको हम लेक्चर नंबर 2 में देखने वाले हैं। और तीसरा जो इस चैप्टर में तुम पढ़ते हो दैट इज बॉयंट फोर्स, जो कि एक प्रकार का फोर्स होता है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि बॉयंट फोर्स को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता है इसके बारे में। और साथ ही साथ ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस है और एक्सरसाइज है। लर्नर्स, हम 2 लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। दोनों लेक्चर जो है उसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक, और जितना मैंने 8 स्टैंडर्ड का पढ़ा है सभी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से, तगड़े तरीके से समझे। अब बिना किसी विलंब के एक एक लाइन बाय लाइन इसको मैं स्टार्ट करता हूं। लेक्चर नंबर 1 में आपका स्वागत है। नीचे कमेंट में जरा अपना नाम बता देना, आप महाराष्ट्र में कहां से हो ये भी बता देना, मुझे अच्छा लगता है पढ़ के। एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फोर्स एंड प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले कह रहा है कैन यू रिकॉल। अब कैन यू रिकॉल ये शब्द जब भी मैं देखता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि लाइफ में कभी तो मैंने इसके बारे में शायद पढ़ा है। तो यहां पे पूछ रहा है कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है। जैसे ये देखो, ये जो हमारे महाशय है यहां पे इस पे धक्का लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं बेसिकली। ये हमारे डॉगी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहा है बेसिकली। और इसने इस बॉल को किक मार दिया है, इसने भी बेसिकली किया क्या है, फोर्स लगाया। तो फोर्स क्या होता है, कुछ तो यही है जो हमें फोटो में दिख रहा है। अब यहां पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हमें कि अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन विच नो फोर्स इज एक्टिंग रिमेन स्टेशनरी। अब जैसे मान लो मेरा माउस कब से यहां पे रखा हुआ था, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था। मेरा फोन कब से यहां पे लगा हुआ है, तो ये यहीं पे था, क्योंकि ये स्टेशनरी था, रुका हुआ था, और इस पे कुछ भी नहीं हो रहा था, स्टेशनरी ही रह गया। An object in motion continues to move with same speed and direction when no force is acting on that object। मान लो कि ये पेन ऐसे उड़ते जा रहा है, मतलब जैसे मान लो ये जो पेन है ये उड़ रहा है, तो इसी डायरेक्शन में इसी फोर्स के साथ इतने ही स्पीड से ये उड़ता रहेगा अनटिल अनलेस इस पे कोई एक्सटर्नल चीज आकर के एक्ट नहीं करती है। बेसिकली ये जो चीज हमने बात किया कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहता है, एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो मोशन में ही रहता है, ये कुछ और नहीं है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसी चीज को हम इनर्शिया कहते हैं, जो हम आगे जाके देखेंगे। अगर आप इस चैप्टर की बात करोगे तो इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है, ठीक है ना, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना मैं पढ़ाते जाता हूं उन सभी के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं हमारे वेबसाइट पे लाइव करता जा रहा हूं। और एक वैसे बिना ऐड के अगर आप इस चैप्टर को देखना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से आप प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। वहां से इसको डाउनलोड करके यहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। 500 रुपीज का एक कोर्स है जिसमें यही सारे वीडियोस आपको एड फ्री मिल जाएंगे। बस एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लेना, काम आएगा। तो लर्नर्स, सारे के सारे क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो आप अपनी पढ़ाई को इस्तेमाल भी कर सकते हो। ओके, विद दैट नोट सीधे आगे बढ़ते हैं और अब हम एकदम डिटेल में देखते हैं कि आगे क्या लिखा है हमारे इस चैप्टर में। अब देखो यहाँ पे फिर बात किया है वेरियस एक्शंस के बारे में। यहाँ पे बोल रहा है ऑब्जर्व द पिक्चर्स इन द फिगर 3.1 एंड 3.2। तो ये 3.1 है तुम्हारा और ये तुम्हारा 3.2 है, जिसमें कुछ इवेंट दिया हुआ है। अब अगर तुम बेसिकली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हर बार तुम्हें दिखेगा कि ये चीजें एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आई हैं, उसके बाद ही कोई मोशन हुआ है। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि ये वाला जो फोटो है तुम्हारा, इस वाले फोटो में जो नेल्स है वो इससे अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट से, जबकि मैग्नेट इसको छू नहीं रहा है। या फिर ये कॉम्ब में देखोगे तो ये पेपर जाके चिपक रहा है, या फिर ये नारियल जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है, जबकि चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आई है। अब यहां पे हमें पढ़ना है कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में। बेसिकली फोर्स क्या होता है, अगर तुमसे कोई भी पूछ देता है कि व्हाट इज फोर्स, तो तुम कहोगे फोर्स कुछ और नहीं होता, फोर्स पुश या फिर पुल होता है। किसी चीज पे धक्का देना या किसी चीज को खींचना, ये हमारा क्या है, ये हमारा फोर्स है। लर्नर्स, अगर हम आगे बढ़ते हैं और यहां पे बोला है कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में, कह रहा है कि 3.1 में कार मूव कर रहा है आगे की तरफ, जब एक आदमी उस पर धक्का दे रहा है,
ठीक है। एक डॉगी है जिसको खींचा जा रहा है उसके मालिक द्वारा, उसके मास्टर द्वारा, और एक लड़का है जो फुटबॉल को किक कर रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस? अ फोर्स एक्ट्स ऑन टू बॉडीज थ्रू इंटरैक्शन बिटवीन देम। यहां पे दोनों जगह पे कुछ इंटरैक्शन हो रहा है, दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है, तब उस पर फोर्स लग रहा है। इसे फोर्स को हम बेसिकली कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। आगे डेफिनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर फिगर 3.2 देखोगे तो एक आयरन नेल जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट के पोल्स की तरफ। ये मैग्नेटिक फोर्स यहां पे लग रहा है, एक आयरन नेल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इनफैक्ट अगर तुम यहां पे दूसरा फोटो और ये इस फोटो के बारे में बात करोगे अगर आप, तो यहां पे लिखा है कि अ कोकोनट इज फॉलिंग फ्रॉम कोकोनट ट्री। कोकोनट है जो नारियल के पेड़ से गिर रहा है। ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू अर्थ ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहां पे हो क्या रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण ये नीचे की तरफ गिर रहा है। अच्छा, लर्नर्स फिर बोल रहा है कि कॉम्ब है जो हमारे बालों पे रगड़ा गया, ऐसे कॉम्ब को ऐसे हेयर पे रब किया गया है, ठीक है, और उसके प्रति स्मॉल पीसेस ऑफ जो पेपर है जो टेबल पे रखे हुए वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहां पे जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इस पे एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, और ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर तुम देखोगे 3.1 में फोर्स इज सीन टू एक्ट थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। जब चीजें डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है फिर फोर्स लगता है। फिर दूसरे वाले को हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, जहां पे जो दो बॉडीज होती है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आती है फिर भी फोर्स लग जाता है। एग्जांपल के लिए यहां पे दिया है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मस्क्यूलर फोर्स एक एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स का। मस्क्यूलर फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, जो मसल से फोर्स लगाते हैं, जैसे कि ऊपर के आप सारे फोटोज में आप देख सकते हो। इसके बाद लर्नर्स हम अगर आगे आ जाए, ठीक है, इट इज अप्लाइड इन सेवरल केसेस सच एस लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग। हम मस्क्यूलर फोर्स हमारे मसल से अलग अलग केसेस में लगाते हैं। जब मैं कुछ उठा रहा हूं, जब मैं किसी चीज को धक्का दे रहा हूं, जब मैं किसी चीज को खींच रहा हूं, इन सारे केसेस में, ठीक है। फिर यहां पे बोला है कॉन्ट्रेरी फोर्सेस लाइक मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट विदाउट कॉन्टेक्ट। और बाकी जो दूसरे फोर्स है जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस है वो बिना एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आए भी वो फोर्स एक्ट कर जाती है। देयरफॉर दिस आर एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। इसीलिए हम इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, क्योंकि इन फोर्सेस को एक्ट करने के लिए चीजों को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आना कंपल्सरी नहीं है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए आगे देखो। व्हेन अ बॉल इज केप्ट ऑन अ टेबल एंड पुश्ड लिटिल इट मूव्स अहेड एंड गेट्स स्लो एंड स्टॉप। अब मान लो कि एक बॉल है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे बॉल नहीं है, लेकिन इमेजिन करो कि एक बॉल है और उस बॉल को मैंने एक टेबल पे छोड़ दिया। तो वो बॉल क्या होता है, टेबल पे कुछ दूर तक जाता है और उसके बाद वो स्लो हो जाता है और रुक जाता है। ऐसा क्यों? अब हमने तो यहां पे पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में है, तो ये रुक क्यों रहा है? कुछ तो फोर्स लग रहा होगा। तो यहां पे हो क्या रहा है बेसिकली, जैसे एग्जांपल एक और दिया, कार इज रनिंग ऑन अ प्लेन रोड, ट्रैवल सम डिस्टेंस एंड स्टॉप्स आफ्टर इंजन इज स्विच्ड ऑफ। मान लो एक कार तुम चला रहे हो और कुछ देर बाद तुमने उसके इंजन को स्विच ऑफ कर दिया, फिर भी वो थोड़ी दूर तक जाता है, फिर रुक जाता है। उसको तो जाते रहना चाहिए था, तो रुक क्यों गया? फिर कह रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट इन मोशन। बॉल वाले केस में जो हमारा बॉल था, एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं कि बॉल वाला जो हमारा केस था उसमें जो हमारा बॉल है, लेट्स से दिस इज माय बॉल, ओके, जब ये ग्राउंड से इस तरीके से टच में है तो ग्राउंड और इसके बीच में एक फोर्स, और इस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है तो वहां पे लगता है। अब जैसे बॉल का मोशन अगर इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए बॉल रुक गया। और सेम कार वाले केस में भी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर यहां पे देखो क्या बोला गया है, यहां पे इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स द ऑब्जेक्ट वुड हैव रिमेन्ड इन मोशन। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में था तो मोशन में ही रहता। फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी यूजफुल इन डेली लाइफ। तुम्हें लगेगा कि यार फ्रिक्शनल फोर्स तो गलत चीज है, लेकिन बहुत जरूरी है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो तुम जमीन पे चल नहीं पाओगे, तुम गिर जाओगे, समझ रहे हो? ठीक है, तुम फिसल जाओगे बेसिकली। while walking we push the ground behind our feet, in absence of friction we will slip and will not be able to walk, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। all the objects in motion have frictional force acting on them which is acting in the direction opposite to the direction of motion। जैसे मैंने बॉल वाले एग्जांपल में आपको बोला कि अगर मेरा बॉल का डायरेक्शन मोशन का इस तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। चलिए, यू मस्ट हैव सीन दैट वन टेंड्स टू स्लिप ओवर बनाना पिल। अब तुमने देखा होगा कई बार केले के छिलके पे लोग गिर जाते हैं स्ट्रीट पे, या फिर कई बार तुमने देखा होगा कि मिट्टी में भी लोग फिसल करके गिर जाते हैं, गीली मिट्टी होती है। तो यहां पे होता क्या है कि यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर कम हो जाएगा तो चीजें एक दूसरे पे स्लिप करने लगेंगी। समझ आ गया? बहुत सिंपल है। अब यहां पे तुम्हें बोला है कि अपना दिमाग लगाइए और कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के और भी एग्जांपल्स लिखिए।
तो आप बेसिकली अपना दिमाग लगा सकते हो, आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो और अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके इस सवाल को जवाब दे सकते हो। इस सवाल का यहाँ पे साइंटिस्ट भैया हमारे कह रहे हैं ट्राई दस, आपको एक कोशिश करना चाहिए। कह रहा है कि 2 प्लास्टिक का बॉटल ले लीजिए रेक्टेंगुलर शेप का, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, दोनों प्लास्टिक के बॉटल लेने हैं और उनको उनकी ओपनिंग को क्लोज कर दीजिए कि इसके अंदर पानी ना जाए। बेसिकली यहाँ पे फंडा ये है, ठीक है, बाय फिटिंग लिड्स टाइटली, कीप 2 स्मॉल बार मैग्नेट्स ऑन देम एंड फिक्स देम यूजिंग अ स्टिकी टेप। तो आपको एक टेप की मदद से यहाँ पे 2 बार मैग्नेट डालना है। फिर कह रहा है कि fill a plastic tray with water and leave the 2 bottles floating with magnets on the top। तो यहाँ पे एक ट्रे आपको लेना है जिसमें आपको पानी भर देना है और उसके बाद दोनों बॉटल को उसके ऊपर रख देना है। अब जब आप ऐसा करोगे तो आपको एक चीज और करना है, टेक 1 बॉटल नियर द अदर, एक बॉटल को दूसरी तरफ लेके जाओ। इफ द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज नियर द साउथ पोल ऑफ अदर मैग्नेट द बॉटल विल हेड टुवर्ड्स ईच अदर बिकॉज अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर इसका नॉर्थ है मान लो, ठीक है ना, इसका नॉर्थ और इसका साउथ है, तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल जैसे ये भी नॉर्थ होता है और ये भी नॉर्थ होता है तो ये एक दूसरे से दूर जाता है, रिपेल करते हैं। तुम्हें शायद ये पता ही होगा। तो लर्नर्स यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो वो उसकी तरफ जा रहा है, तो बेसिकली हमें मोशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द बॉटल्स आर चेंज। अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो रिपल्शन होगा। तो वी कैन ऑब्जर्व चेंज इन द मोशन ऑफ द बॉटल्स। तो बॉटल एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे पास जाने की जगह, ठीक है। दिस मींस देयर एग्जिस्ट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 मैग्नेट। तो 2 मैग्नेट्स के बीच में एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अब बेसिकली होता क्या है कि अब देखो मैं 11th के बच्चों को यही पढ़ा रहा था, अगर तुम देखोगे तो 11th के बच्चों को अभी जो लाइव लेक्चर ले रहा था आज से 2 दिन पहले, उसमें मैं बच्चों को मैग्नेटिज्म भी पढ़ा रहा था। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, मैं बहुत सारे बच्चों को लाइव पढ़ाता हूँ, बहुत सारी चीजें होती है हमारे इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बेसिकली अभी हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं लर्नर्स। तो अगर मान लो तुम्हारे पास अगर साउथ साउथ पोल है या नॉर्थ नॉर्थ पोल है तुम्हारा, तो ये क्या हो गया, ये हमारे हो गए लाइक पोल्स, ठीक है ना। तो ये लाइक पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन अगर वही नॉर्थ साउथ या फिर साउथ नॉर्थ हो गया तो ये कैसे है, ये अपोजिट पोल है या फिर अनलाइक पोल आप बोल सकते हो इसको। तो ये अपोजिट पोल है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, काफी सिंपल है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमें एक टॉपिक के बारे में दिया बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर मैं सिंपल भाषा में ये सारी रीडिंग को हटा करके अगर आपको मैं बताने जाऊं कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, तो मान लो कि यहां पे ये जो हमारा है ये हल्का है और ये क्या है, भारी है। तो ये दोनों अनबैलेंस हो रहा है, ये ऑब्वियसली नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रहा है। लेकिन अगर मान लो कि दोनों अगर मैं सेम, दोनों पेन मान लो सेम मास का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा दोनों हाथ। तो अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड में क्या अंतर होता है, जहां पे अनबैलेंस्ड होती है वहां पे बराबर मात्रा में फोर्स नहीं लग रहा है, एक जगह ज्यादा लग रहा है तो एक जगह कम लग रहा है। बट उससे पहले कह रहे, ये दीदी कह रही है, पटनाकू दीदी कह रही है कि यूज योर ब्रेन पावर, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। और ये कह रही है Have you learned about static electricity? Yes, obviously हमने पढ़ा static electricity, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो अभी हमने कॉम्बो वाला एग्जांपल देखा, यहाँ पे बोला है टू वेरीफाई दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट यू विल परफॉर्म। हम एक कंघी लेंगे, उस कंघी को हमारे प्लास्टिक को बेसिकली स्केल को ले लेंगे और उसको हमारे सर पे रब करेंगे तो उस पर चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा हम एक पेपर लेंगे जिसपे अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो दोनों अट्रैक्ट करेगा। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के बारे में। तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। क्यू लेटर से हम चार्ज को डिनोट करते हैं। चलो क्लियर हो गया। तो हम वो कॉम्ब वाले एग्जांपल या स्केल वाले एग्जांपल से पेपर के साथ ये हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस हमारे लिए नहीं है। अब देखते हैं, आगे बात करते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में क्या क्या लिखा है। देखो हम आज के लेक्चर में हम यहां तक पढ़ने वाले हैं चीजों को, ठीक है ना। प्रेशर वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इट इज अ वेरी स्मॉल लेक्चर और बहुत इफेक्टिव लेक्चर है, हर एक चीज को बहुत डिटेल में आपको बताया जा रहा है। खैर मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे जा करके इफ यू वांट तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हो प्ले स्टोर पे, और वहां पे ये एड वैड ना देखना पड़े, चीजें अरेंज फॉर्मेट में मिल जाते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा ये पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो मैंने अपलोड कर दिया हमारे वेबसाइट पे, तो आप वहां से इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और ये प्लेलिस्ट भी है जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें अपलोड कर रखी है 8th स्टैंडर्ड से रिलेटेड, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो आई एम प्लानिंग कि मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, आपको अच्छे से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन चीजों को समझ के लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे कह रहे हैं कि टेक अ कार्डबोर्ड, आपको इस तरीके से कार्डबोर्ड लेना है बेसिकली, ठीक है। टाई थिक स्ट्रिंग, मोटा धागा उस पे बांधिए दोनों साइड पे, और उसको एक स्मूथ टेबल पे रख दीजिए जैसे कि इस फिगर के अंदर आपको दिखाया है बेसिकली, ठीक है। सिंपल है यहां तक। उसका कह रहा है टेक द स्ट्रिंग्स ऑन बोथ द साइड ऑफ द टेबल, दोनों तरफ इस तरीके से धागा लेके जाओ। टाई वेइंग पैन्स ऑफ इक्वल मासेस टू द two ends, keep the equal masses in both the pans,
द बॉक्स डज नॉट मूव ऑन द टेबल इफ मोर मास इज केप्ट इन वन पैन देन इन द अदर, द बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ दैट पैन। अब यहां तक इन लोगों ने क्या बोला बताओ? उन्होंने बोला कि आप इक्वल मास वाला पैन धागे से बांध दीजिए, जो वजन काटा होता है वो, ठीक है। और अब तुम देखोगे कहीं भी मूव नहीं कर रहा। फिर कह रहे हैं कि दोनों जगह 1-1 किलो डाल दो, मतलब बराबर वजन डाल दो। पॉइंट ये कितना भी डालो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो तुमने एक जगह 2 किलो डाल दिया और एक जगह अगर 1 किलो डाल दिया, तो जिस तरफ ज्यादा मास है, ये तुम्हारा जो ये बॉक्स है कार्डबोर्ड का, वो उस तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है। अब कह रहा है इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन बोथ द पेन्स व्हेन द इक्वल मासेस आर केप्ट इन देम, दिस मींस बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन बोथ द बॉक्स। अब दोनों जगह पे क्या है, अगर इक्वल मास है तो इक्वल फोर्स लग रहा है, मतलब बैलेंस हो रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है विथ कहां गया, equal balance force act on both the box with effective force equal to 0 as this acting in opposite direction. On the contrary, if more force is kept in one pan than in another, the box starts moving in the direction of the pan with more mass. When unequal forces are applied on the box of two sides, an unbalanced force acts on the box resulting on imparting motion to the box. अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अब देखो यहाँ पे समझो बात को। ये मान लो ये टेबल है, ठीक है ना, ये हमारा टेबल है मान लो, और इस टेबल पे मैंने क्या किया, इस तरीके से एक धागा लगा दिया, ओके, इस तरीके से एक धागा, और यहां पे मान लो मैंने कार्डबोर्ड का बॉक्स डाल दिया। अब मैं कर क्या रहा हूं कि यहां पे वजन काटा लगाया मैंने इस तरीके से, यहां पे भी मैंने वजन काटा होगा। अब यहां पे मान लो मैंने क्या किया, पहले 1 किलो डाला और यहां पे भी मैंने 1 किलो डाला। अब 1 किलो मेरा वजन है, ठीक है ना, ये इसका मास हो गया। इसके ऊपर ग्रेविटेशन मान लो 10 लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे 10 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 न्यूटन। इस पे जो फोर्स लग रहा है जमीन की तरफ से वो है मान लो 10 न्यूटन। अब मान लो यहां पे भी क्या होगा, 1 × 10 विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन। मैं समझाता हूं कैसे। जो हमारा वेट होता है उसका फॉर्मूला होता है mg, और वेट क्या है, एक प्रकार का फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, बेसिकली धरती जिस किसी भी चीज को खींच रही है, ग्रेविटी है ये, समझ रहे हो, ठीक है। तो m हमारा मास और g हमारा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितने स्पीड से धरती किसी चीज को खींच रही है। इसीलिए एक एप्पल जो पेड़ में लगा होता है वो नीचे गिर जाता है। हम इसकी वैल्यू 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, लेकिन हम हमारे एग्जांपल में हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे हैं। ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं घुसना है क्योंकि हमारी किताब में लिखा नहीं है, बस सिंपल सा समझना है। तो 10 न्यूटन 10 न्यूटन तो देखोगे तो इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, राइट, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन द मोमेंट मान लो यहां पे मैंने 2 ऐसे वजन लगा दिए, तो अब ये 2 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 20 न्यूटन हो गया। तो 20 न्यूटन ज्यादा फोर्स है तो ये ज्यादा नीचे जाएगी, क्योंकि इसका मास बढ़ गया तो इस पे वेट बढ़ गया। एक्चुअली अगर वेट बढ़ गया तो ये ज्यादा पुल महसूस करेगा, तो ये ज्यादा नीचे जाएगा, और ये आपको कुछ इस तरीके का सीन दिखेगा अगर ये वजन काटा, या फिर ये आपको इस तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। समझ आ गया? सिंपल भाषा में यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और ज्यादा टेक्निकलिटीज में हम तभी जा सकते हैं जब हमें थोड़ा सा एडवांस चीजें आती हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि कुछ एग्जांपल्स हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चे टग ऑफ वॉर खेलते हैं, वो रस्सी बांध करके दो तरफ से टीम बना के खींचते हैं ना, ठीक है, तो वॉर रोप इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्शन, तो वो क्या करते हैं, अपनी अपनी तरफ रस्सी को खींचते हैं। इफ द पुल ऑफ द फोर्स इज इक्वल इन द टू ऑन द टू साइड, द रोप डज नॉट मूव। अगर दोनों तरफ की टीम बराबर पुल लगा रही है, खींच रही है बराबर, पुल क्या है, फोर्स है बेसिकली, तो अगर बराबर फोर्स से खींच रही है तो रस्सी किधर भी मूव करेगा। इफ द फोर्स इज मोर ऑन वन साइड, द रोप मूव्स इन दैट डायरेक्शन। लेकिन जिस तरफ ज्यादा फोर्स होगा, हमारा रोप अल्टीमेटली उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। दिस मीन्स दैट इनिशियली द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। अगर रस्सी बीच में रह रही है, कहीं भी नहीं जा रही है, तो ये बैलेंस फोर्स है, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है। द रोप मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ हायर फोर्स व्हेन द फोर्स बिकम अनबैलेंस। लेकिन अगर एक तरफ ज्यादा फोर्स है, एक तरफ कम फोर्स है, तो ये एक अनबैलेंस फोर्स है और रोप जहां पे ज्यादा है उस तरफ मूव कर जाएगी। सिंपल है। अच्छा, लेट अस सी मोर एग्जांपल। कुछ और एग्जांपल लिखे हमारे टेक्स्ट बुक में। अ बिग ग्रेन स्टोरेज कंटेनर इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड on ground. It comes easier if 2 person pushes it rather than 1 person. अब मान लो तुम्हारे पास एक बड़ा सा गोनी है किसी चीज का, ठीक है, कोई कंटेनर है बड़ा सा, अगर एक आदमी उसको धक्का मारता है तो कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब इसके पीछे का रीजन समझो। मान लो कि ये एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हमने इसके ऊपर रख दिया, और मान लो इसको अब मुझे धक्का मारना है। ये एक बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है और इस बॉक्स पर मुझे धक्का मार के इसको आगे लेके जाना है। अब मान लो एक आदमी ने फोर्स लगाया, अब मान लो ये एक आदमी 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये खसक ही नहीं रहा है, हिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये अभी जमीन के कांटेक्ट में है, और जमीन के अगर कांटेक्ट में है तो यहां पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। समझ गए? यहां पे क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा जो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा।
अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स हमारे इस फोर्स से ज्यादा है तो मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन मान लो यहाँ पे 200 न्यूटन का फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 200 न्यूटन का है। अब मान लो मैंने एक और बंदे को बुलाया जिसने 110 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब अगर 110 न्यूटन लग गया तो टोटल जो फोर्स इस पे लग गया वो कितना लग गया, 210 न्यूटन टोटल हमें ऐड करना पड़ता है। और यहाँ पे 200 है तो 10 न्यूटन ज्यादा फोर्स है, तो ऑब्वियसली ये जो हमारा कंटेनर है वो इस तरफ मूव कर जाएगा। समझ आ गया, सिंपल है। तो हमें यही चीज यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में बताया है। कुछ केसेस हमें दिए हुए हैं ए बी सी करके, जो कि अच्छे केसेस है समझने के लिए। देखो क्या बोला है, इफ सेवरल फोर्स आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन द फोर्स इक्वल टू देयर एडिशन एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। हम हमारे पुराने एग्जांपल में चलते हैं। अब मान लो यहां पे ये हमारा फोर्स 1 है और ये हमारा फोर्स 2 है, तो दो अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, तो जो टोटल फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो कितना लग रहा है, 210 न्यूटन। मतलब एफ टोटल क्या हो गया हमारा फोर्स 1 प्लस फोर्स 2, दोनों फोर्स को ऐड करके। तो अगर बहुत सारे फोर्सेस, यहां पे क्या बोला है, इफ सेवरल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, हमारे केस में डायरेक्शन यही है, तो जो टोटल फोर्स उस पर लगता है वो हमारा एडिशन होता है सारे फोर्सेस का, अगर डायरेक्शन सेम है तो। अगला केस देखो क्या लिखा है, इफ टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर द फोर्स इक्वल टू देयर डिफरेंस एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब अब मान लो कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे यहां से मान लो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहां से मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है, ज्यादा फोर्स इस तरफ है तो ऑब्जेक्ट हमारा इस तरफ जाएगा। लेकिन कितने फोर्स से जाएगा, तो इट विल गो विथ 90 न्यूटन का फोर्स। क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है, तो 100 माइनस 10 जो डिफरेंस है वो है 90, तो 90 न्यूटन की तरफ से जाएगा। जिस तरफ ज्यादा फोर्स है उसके तरफ ही डायरेक्शन मूवमेंट होने वाला है। चलो क्लियर हो गया ये वाला भी। अब अगला केस देखो क्या बोला है, अब फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम जब फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम बार बार क्या बोल रहे हैं, तुम ध्यान से देखो, जब मैं फोर्स की बात कर रहा हूं तो फोर्स को मैं एफ लेटर से दिखा रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं, 100 न्यूटन ऐसे मैं कह रहा हूं। तो अब यहां पे ये जो 100 है बेसिकली ये वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं बोलता हूं मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये न्यूटन जो है बेसिकली ये क्या है, इसका यूनिट है कि इतने न्यूटन का लग रहा है। और मैं हर बार डायरेक्शन की बात कर रहा हूं कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन भी है। तो जिस भी क्वांटिटी के पास, चाहे देखो जैसे लेंथ एक क्वांटिटी हो गया, वेलोसिटी स्पीड एक क्वांटिटी हो गया, मास एक क्वांटिटी हो गया, जिस भी चीज को तुम मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, वो एक क्वांटिटी हो गया। तो अगर किसी भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर अगर मान लो किसी के पास खाली मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, और डायरेक्शन नहीं है तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं उस केस में। ठीक है सर, अगर किसी का मैग्नीट्यूड नहीं खाली डायरेक्शन, ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। चलिए तो अब इसी बात पे आगे चलते, बाकी बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे अपलोड होने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर चेकआउट करना। अब यहाँ पे चलते हैं आगे और ये वाली चीजों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, तो यहां पे लिखा है इफ मोर देन वन फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन द इफेक्ट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू द नेट फोर्स। जैसे हमने 210 न्यूटन वाला एग्जांपल लिया था यहाँ पे कि अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं, मान लो 100 और 110, तो टोटल जो फोर्स लग रहा है वो 210 है। यहाँ पे ये छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया है। फिर देखो यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें बताई है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इट मूव्स। अब सेम वो इनर्शिया वाली बात है, ठीक है, इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज, उसका स्पीड और डायरेक्शन चेंज होता है। सिमिलरली अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। यहाँ पे कुछ फोर्स के यूजेस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करोगे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो रुका हुआ है, तो वो मूव करने लगेगा। मतलब फोर्स लगा के तुम किसी भी चीज को क्या कर सकते हो, तो मूव करा सकते हो। यहाँ पे ये चीज हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो तुम्हारे फोर्स के यूजेस की बात कर रहे हैं कि अगर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे तुमने फोर्स लगाया तो वो मूव करने लगेगा। ठीक है, तो फोर्स के कारण तुम किसी चीज को, रुके हुए चीज को मोशन में ला सकते हो, उसका स्पीड बदल सकते हो, उसका डायरेक्शन बदल सकते हो। इसके अलावा तुम किसी चीज को रोक भी सकते हो जो ऑलरेडी मोशन में है। अगर कोई चीज ऑलरेडी मूव कर रहा है तो तुम उसको रोक सकते हो। एक बॉल उड़ता हुआ आ रहा है, तुमने कैच कर लिया, तुमने रोक लिया। एक बॉल रुका हुआ था, तुमने उसको किक मारा, वो मूव करने लगा। एक बॉल इधर आ रहा था, तुमने किक इधर से मारा, बॉल इधर जाने लगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे समझाने की बेसिकली कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट देखो क्या रहा है कि एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स शेप ड्यू टू फोर्स। एक ऑब्जेक्ट का शेप भी बदल सकता है। यहाँ पे एग्जांपल डो का दिया है। जब आपकी मम्मी आटा गूंदती है, जब आटा बनाती है रोटी के लिए, तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली उसका शेप चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है। आई होप आप समझ रहे हो। इसके अलावा एक रबर बैंड को जब हम खींचते हैं, एक्सपैंड हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। समझ आ गया?
तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं अगर हम फोर्स को समझने जाए तो। अब हमारे टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है इनर्शिया, उसके बारे में यहाँ पे कुछ ये बॉक्सेस में चीजें लिखी हैं जो हमारा आखिरी चीज है आज के लेक्चर का। उसके बाद प्रेशर और उसके आगे की चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। 40 मिनट से ज्यादा लंबा लेक्चर बनाने का कोई पॉइंट नहीं है 7th 8th के बच्चों के लिए, इसलिए हम इसको छोटा रखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि वी हैव सीन दैट एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स मोशन ड्यू टू फोर्स। एक ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है वो मोशन में आ जाता है फोर्स लगने पे। इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट एग्जिबिट अ टेंडेंसी टू रिमेन इन एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मोशन। लेट अस सी द फॉलोइंग एग्जांपल। अगर मान लो कि कहीं पे अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एक ऑब्जेक्ट जैसा मेरा फोन कब से यहां पे रखा हुआ है ये मूव नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसी को तो बेसिकली हम इनर्शिया कहते हैं। तो यहां पे बोला है कि हमेशा याद रखना, क्या याद रखना? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। लेकिन कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब ये फोन को जब मैंने उठा लिया तो ऑब्वियसली उठ गया ना, अगर मैं फेंक दूंगा तो ऐसे उड़ जाएगा। तो अगर उसको कोई फोर्स नहीं लग रहा है तब तक वो ऐसे ही रहेगा। तो तुम कई बार तुम बोलोगे कि सर एक बॉल जो जा रहा है उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं तो आ जाता है। इसके अलावा ऊपर डस्ट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अलग अलग गैसेस है ना एनवायरमेंट में, तो वो सब भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के बॉयंट फोर्स लगाते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो कह रहा है दिस इज व्हाई एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी स्टेट रिमेन्स इन द सेम स्टेट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन एंड द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कोई बाहरी फोर्स उसके ऊपर नहीं लगेगा, जैसे जब तक मैंने बाहर से फोन उठाया नहीं। कुछ एक्टिविटी हमें दिया हुआ है, 2 एक्टिविटी दी है, दोनों एक्टिविटी को देखते हैं। पहला एक्टिविटी दिया है टेक अ पोस्ट कार्ड एंड कीप इट ऑन अ ग्लास। अब ये बहुत सिंपल सा एक्टिविटी है, मैं आपको थोड़ा फोटो को दिखाता हूं। तो मैं अभी तुम्हें ना एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, वो वीडियो तुम देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा। जैसे ये वीडियो है जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। ओके, अब इस वीडियो में देखो, यही तुम्हारी एक्टिविटी में लिखा है कि एक पोस्ट कार्ड लिया है, उसके ऊपर एक कॉइन रखा है, उसको एक ग्लास पे रख दिया है, और देखो क्या होता है। एक रैंडम मैंने वीडियो खोला है, तुम्हें इसको देखना है बढ़िया तरीके से। देखो क्या होगा। अब यहाँ पे जैसे ही वो फोर्स लगाएगा, कॉइन देखना कैसे पोस्ट कार्ड के साथ जाएगा नहीं। अभी जब हम उसको लेके गया तो कॉइन क्या हुआ, उसके साथ चला गया। लेकिन अब दूसरे केस में देखना है तुम क्या होगा। देखो उसने जब क्विकली, अगर तुमने वीडियो को देखा तो ये कॉइन क्या हुआ, यहां पे नीचे गिर गया। जब उसने बहुत क्विकली, मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूं वरना प्ले होता रहेगा। अच्छा, स्लो मोशन में भी ये दिखा रहा है वीडियो को, तो तुम एक बार देख लो। नहीं, स्लो मोशन में नहीं है, वही वीडियो है। एनीवे, तो बेसिकली यहां पे हुआ क्या कि जब हमने उस कार्ड को खींचा तो वो कॉइन जो है वो वहीं पे रहना चाहता है, वो मूवी नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो कॉइन ऐसे नीचे गिरा सीधे। समझ आया? दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम देख सकते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, टेक अ पोस्ट कार्ड, कीप इट ऑन अ ग्लास, कीप अ 5 रुपी कॉइन ऑन इट, नाउ स्किलफुली पुश द कार्ड, द कॉइन स्ट्रेट अवे फॉल्स इन द ग्लास। हैव यू डन? कभी करके देखा? करके देखो एक बार घर पर। और अगर करते हो, और अगर तुम इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हो तो SHUB शुभ_झा इस पे मुझे जरूर टैग करना वीडियो बना के, मुझे अच्छा लगेगा, मैं शेयर करूंगा। चलो आगे देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 क्या है? Hang a half kg mass to a stand with a string of 1. Tie another 2 to the mass and keep it hanging. Now pull the string 2 with a jerk. The string 2 breaks but the mass does not fall. Heavy mass does not move. Now pull the string 2 slowly. The string 1 breaks and the mass falls down. This is why. This is because of the tension developed in the string 2 due to the mass. अब पॉइंट क्या है यहाँ पे, मैं समझाता हूँ। देखो 2 मासेस है और उसको खींच के खींचा, लेकिन वो हल्का था, फिर भी वो ऊपर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके पास इनर्शिया था, इसके लिए वो नीचे चला गया। समझ रहे हो? तो बेसिकली इनर्शिया करता क्या है? इनर्शिया करता ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में, उसको मोशन में रखता है, एक रेस्ट है उसको रेस्ट ही। इनर्शिया का अपने आप में मतलब है टू रेजिस्ट, किसी चीज को रेजिस्ट करना। अब इनर्शिया 3 प्रकार के होते हैं, हमारे बुक में लिखा हुआ है। एक होता है तुम्हारा इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, जो हमारा कॉइन वाला एग्जांपल था। इसमें क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट नॉट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इनर्ट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। मतलब उसको रेस्ट में है, कॉइन हमारा रेस्ट में था, उसको रेस्ट में ही रहना है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। सेकेंड वाला हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इसमें क्या होता है, इसके जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी है,
ठीक है, कि अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। इसका एग्जांपल दिया है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यू टू रिवॉल्व इवन आफ्टर इट इज स्विच्ड ऑफ, पैसेंजर सिटिंग इन द रनिंग बस गेट्स अ जर्क एंड पुश्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ द बस सडनली स्टॉप्स। इसका क्या एग्जांपल है? अब जैसे मान लो कि मेरा ऊपर फैन चालू है, अब ये फैन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। कब? अगर मैं बंद कर दूंगा तो भी कुछ देर तक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया आ चुका है। इसके अलावा जैसे मान लो कि मैं ऐसे बस में जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं और अचानक बस वाले ने रोक दिया। अब मैं नॉर्मली बस के साथ आगे की तरफ जा रहा हूं, तो मेरा मन क्या है कि मैं आगे जाता रहूं, मेरी बॉडी जो है वो मोशन में और वो आगे ही जाते रहना चाहती है। लेकिन अचानक से बस वाले ने क्या किया? बस वाले ने ब्रेक मार दिया, तो मैं क्या ऐसे हो जाता हूं। और अगर मान लो मैं रुका हुआ बस वाले ने अचानक से स्टार्ट किया तो मैं ऐसे पीछे चला जाता हूं। तो ये जो तुम फील कर रहे हो ये क्या है? ये बेसिकली इनर्शिया है। फिर यहां पे बोल रहा है डायरेक्शनल इनर्शिया, कि एक होता है तुम्हारा डायरेक्शनल इनर्शिया, द इनर्शिया प्रॉपर्टी, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट cannot change its direction of its motion is called as directional inertia. Example of a vehicle in a motion along a straight line suddenly turns, the passenger sitting in it are thrown opposite to the direction of turning. अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर तुम किसी डायरेक्शन में हो, मतलब मान लो मैं सीधा जा रहा हूँ, एक रोड पे जा रहा हूँ, या कार से तो मैं इसी स्ट्रेट लाइन में जाते रहना चाहता हूँ, मेरी डायरेक्शन में यही रखना चाहता हूँ, मेरी बॉडी ड्यू टू इनर्शिया। लेकिन अगर अचानक से खुदा ना खास्ता ऐसे मान लो गाड़ी अचानक टर्न, तो तुम ऐसे जाते हो, गाड़ी उधर जा रही, तुम इधर जा रहे हो, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। हमारा स्लाइड उधर जा रहा था, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। तो हमने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी है। अब हमें प्रेशर और उससे रिलेटेड एक्टिविटी, तो प्रेशर से रिलेटेड प्रेशर इन सॉलिड, प्रेशर इन लिक्विड, फिर प्रेशर इन गैस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स के बाद तुम्हारा आ जाएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और फिर तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज का तो पूरा सॉल्यूशन मैंने तुम्हें दे ही दिया है। तो लर्नर्स ये सारी चीजें तुम्हें मिलने वाली हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना है। इसके अलावा जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर हम सारे चैप्टर्स को अपलोड करते जाएंगे, जितने आपके चैप्टर्स हैं। अगर मैं आपको दिखाने जाऊं, शायद आपको पता है ये नंबर, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप देख लो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आपको टोटल 19 चैप्टर्स हैं, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू दिस 19 चैप्टर्स। और अगर आप ये एड फ्री देखना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन पे 500 रुपीज में आप परचेस कर सकते हो। दिस इज जस्ट टोकन अमाउंट, जो सर्वर कॉस्ट वगैरह आता है उसको मिला करके, सो यू कैन ज्वाइन दिस, एंड ये आप मेरे काम को सपोर्ट भी कर रहे हो उसके थ्रू। इसके अलावा पूरे टेक्स्ट बुक का जो आपका सॉल्यूशन है ये भी अपलोड कर दिया, और जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें अपलोड करते चला जाऊंगा। तो थैंक यू सो मच लर्नर्स। मेरा एक एप्लीकेशन है इजी लर्निंग नाम का, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, और इस वीडियो को जरूर शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक, अपने ग्रुप्स में, सभी को। और अगर आप नीचे दिए गए सोशल मीडिया में से कुछ भी यूज करते हो तो वहां पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग, लव यू ऑल, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।